हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी पैटर्न कक्षा 9 प्रश्नावली 1.5 का तीसरा सवाल। तो आइए देखा जाए प्रश्नावली 1.5 का तीसरा सवाल क्या कर रहा है। मैं आप सभी छात्रों से पहले बता दूं, देखिए बोर्ड पे मैंने सवाल को लिख दिया है बेटा, कहीं अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आइए देखा जाए सवाल क्या कर रहा है। सवाल कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, यानी कह रहे हैं कि आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि। और उसके बाद ध्यान से देखिए, ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दिया है छोटे ब्रैकेट में, मान लीजिए सी, यानी हमें एक सर्कल बनाना है। याद रखिएगा, हमें क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। हमें क्या बनाना है, ये एक वृत्त बनाना है। सभी छात्र देखें, और इस वृत्त की परिधि को हमें सी से प्रदर्शित करना है, सी मानना है। यानी कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, और कह रहा है कि मान लीजिए सी, परिधि को क्या मानना है, सी मानना है। तो देखिए, यह वृत्त के बाहर का जो क्षेत्र दिख रहा है, यही बेटा होता है परिधि। देखिए मैं इसको कह दे रहा हूं सी, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं और उसके व्यास मान लीजिए डी, यानी आपको व्यास मानना है, और व्यास को क्या मानेंगे, स्मॉल डी मान लेंगे। फिर आगे देखिए सवाल में क्या कर रहे हैं कि अनुपात को परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी अपान डी, यानी कह रहा है कि पाई बराबर क्या, सी अपान डी। पाई बराबर क्या है जी, सी अपान डी। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। यानी कहने का अर्थ है, देखिए पाई एक अपरिमेय है, लेकिन इसका मान जो दिख रहा है, देख रहा है, यह परिमेय है। गौर से देखिए, यानी यह p/q के रूप में है। तो हमें यही दर्शाना है कि पाई का जो मान होता है, यानी पाई बराबर जो मान निकलेगा वो अभी क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। पाई के बराबर जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए, वह कभी परिमेय नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही हमें बताना है, सवाल में यही पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, यानी आप कैसे बताएंगे कि पाई बराबर या सी अपान डी भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए मैं आप सभी छात्रों को बता दूं कि आपको पता होगा पाई बराबर 22/7 होता है। देखिए 22/7 परिमेय है जी, 22 भी परिमेय है, 7 भी परिमेय है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि पाई का मान एक्यूरेट 22/7 नहीं होता है, वह क्या होता है जी, लगभग में होता है। इसलिए यह क्या है, अपरिमेय। दिखने में परिमेय है, लेकिन पाई का मान एक्यूरेट 22/7 नहीं होता है, इसलिए यह क्या है जी, और इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। यानी पाई बराबर जो मान भी है वो क्या है, अपरिमेय है, और 22/7 लगभग में होता है, इसलिए यह अपरिमेय। समझ में आ गया। आज के बाद याद रखिएगा, पाई हमारा अपरिमेय है, और पाई का मान भी जो 22/7 होता है वो भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, चलिए तो हम किस प्रकार इसको दिखाएंगे कि पाई बराबर यह भी अपरिमेय होना चाहिए। अब देखिए, सी या डी में से कोई अगर एक अपरिमेय होगा ना, सी या डी में से कोई एक अपरिमेय होगा, तो याद रखिएगा यह पाई हमारा क्या हो जाएगा, पूरा अपरिमेय होगा। यही हमें दिखाना है। सी या तो सी अन्यथा डी में से कोई अगर एक अपरिमेय होगा तो यह पूरा क्या हो जाएगा जी, अपरिमेय हो जाएगा। तो चलो आपको लिखना है, लिखेंगे सी और डी, सी और डी में से, सी और डी में से एक मान अपरिमेय है। सी और डी में से क्या है, एक मान अपरिमेय है। कह रहा है कि सी और डी में से कोई, सी और डी में से कोई संख्या, सी और डी में से कोई संख्या एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है बेटा, संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा जी, इधर देखो लिखना है, इसलिए
C अपान D क्या होगा, अपरिमेय होगा, इसलिए C अपान D अपरिमेय होगा, यही हमारा आंसर आएगा, अपरिमेय होगा। सभी छात्र उतार ले, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमें दर्शाना था, यानी पाई के बराबर कोई परिमेय नहीं होता है, पाई के बराबर कोई अपरिमेय ही होगा। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए जानते हैं, या तो C हमारा अपरिमेय होना चाहिए या D हमारा अपरिमेय होना चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई एक संख्या अपरिमेय होगा तो C अपान D भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। चलिए आप सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए सवाल दिखने में कितना लंबा था और सॉल्यूशन बहुत छोटा था, बस एक लाइन आपको हिंदी लिखना था। ठीक है, चलिए इसके बाद जो चौथा सवाल है, सभी छात्र ध्यान से देखिए। चौथा सवाल क्या कर रहा है, चौथा कह रहा है कि संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए, यानी हमें एक संख्या रेखा ड्रॉ करना है। मैं इसको मिटा रहा हूं, सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए हमें एक संख्या रेखा बनाना है और उसपे दिखाना है कि करड़ी में 9.3 कहां पर होता है। चलिए सभी छात्र देखें, मैंने बोला भी था कि यह प्रश्नावली बहुत ही आसान है बेटा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवाल कर रहे हैं कि संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए, यानी सबसे पहले आपको स्केल का सहारा लेना है और स्केल के सहारे बेटा 9.3 सेंटीमीटर का आप एक रेखा खींचेंगे। आप 9 याद रखिएगा, आप 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। इसका नाम रखेंगे A और इसका नाम रखेंगे B। ठीक है, बिंदु B पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिंदु B से फिर आपको 1 सेंटीमीटर और रेखा खींचना है और इसका नाम भी देना है C। अब क्या करना है, A और C याद रखिएगा, बिंदु A और C का आप सभी छात्रों को लंबार्धक करना है। बिंदु A और C का क्या करना है, लंबार्धक करना है। तो आइए मैं लंबार्धक करने का तरीका बता रहा हूँ। बेटा एक बार पर बिंदु C पे प्रकार की नोक रखेंगे और आधे से अधिक त्रिज्या लेकर ऊपर भी चाप लगाएंगे और नीचे भी चाप लगाएंगे। आइए मैं चाप लगा दे रहा हूँ, ऊपर भी चाप लगाना है और नीचे भी चाप लगाना है। फिर वही त्रिज्या लेना है, बिंदु ए पे रखना है और आपको ऊपर भी चाप लगा देना है और नीचे भी चाप लगा देना है और यह दोनों कटान बिंदुओं को आपको ऐसे सीधे मिला देना है। देख लीजिए यहाँ पे मिल रहा है, सभी छात्र ध्यान से देख रहे हैं। अब AC को यह कौन से बिंदु पे काट रहा है, O बिंदु पर काट रहा है। कौन से बिंदु पे काट रहा है, O बिंदु पे। प्रकार की नोक को इस मध्य बिंदु पे रखना है, O बिंदु पे रखना है और बेटा O से C तक की पूरी दूरी को माप लेना है। पुनः इस O से A तक की पूरी दूरी को माप लेना है और एक ऐसे अर्धवृत्त की रचना कर देना है। गौर से सभी छात्र देखिए क्या करना है, एक अर्धवृत्त की रचना करना है। अब देखिए आगे क्या करना है, बिंदु B से एक आपको 90 अंश बनाते हुए एक रेखा खींचना है। यानी आप बिंदु B पे चांदा रखेंगे, ठीक है, और चांदा रखने के बाद आप एक 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा सीधा आप खींचेंगे। देख लीजिए यह रेखा अर्धवृत्त यानी चाप से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए करना क्या, हमने बोला बिंदु B पे आपको चांदा रखना है और 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा आपको खींच देना है। अब बिंदु B पे प्रकार की नोक रखेंगे और रखने के बाद ये ध्यान दीजिएगा पूरा रेडियस ले लेना है, यानी बिंदु B से लेके और यह रेडियस लेना है। ठीक है, और रेडियस लेने के बाद देखिए क्या करना है, C वाली यानी यह BC वाली रेखा को आप और आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मन करे उतना बढ़ा लीजिए। अब क्या करना है, बिंदु B से प्रकार की नोक रखना है और रखने के बाद ये रेडियस लेके आपको एक ऐसे चाप लगा देना। देख लीजिए आपको एक ऐसे क्या कर देना है, चाप लगाना है और इसका नाम दे देना है E, यानी हमारा निकल के आ जाएगा BE बराबर रूट में यही आ गया 9.3। यही हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना था, इसी को दर्शाना था। इसको भी यहाँ पे देखिए एक नाम छूटा है, इसका नाम आप M रख सकते हैं,
नाम रख दीजिए इसका m। किसी छात्रों को कोई डाउट? चलिए मैं सभी छात्रों से कहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगले नंबर पे जो सवाल है बेटा, अगले नंबर पे जो सवाल है वो परिमेयकरण करने के लिए कह रहा है। आइए परिमेयकरण करना मैं आप सभी छात्रों को सिखा रहा हूं, बहुत ही आसान है परिमेयकरण करना। देखिए दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। पहला सवाल है 1/√7 और इसका आपको करना है परिमेयकरण। तो मेरे भाई सभी छात्र ध्यान दें, आप एक बार हल लिखेंगे उसमें सवाल को उतार लीजिए। 1/√7 हरों का परिमेयकरण करने के लिए कह रहा है, यानी आप अंश और हर में रूट में 7/7 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और साइड में आप हिंदी में लिख लीजिएगा हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का क्या करने पर, परिमेयकरण करने पर। आप लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है, कोई डाउट नहीं है। मैं लिख के बता दे रहा हूं कि हरों का मैं परिमेयकरण कर रहा हूं। याद रखना परिमेयकरण किसका किया जाता है, मैं आपको बता देता हूं बेटा। अगर हर में रूट दिया हो उन्हीं का आपको परिमेयकरण करना है, यानी हर में रूट दिया था तो रूट से हमने अंश और हर में क्या कर लिया, गुणा कर लिया। चलिए रूट में 7 दिया है, 1 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रूट में 7 होगा। रूट में 7 मैंने एक नियम आपको बताया था, जब रूट में दो संख्याएं हो और दोनों बराबर हो तो बेटा रूट से रूट में गुणा करेंगे, रूट हटेगा और 2 बार 7 है, 1 बार 7 लिख देंगे। यही हमारा आंसर आया। चलिए सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आइए अगला देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है। चलिए अगला सवाल भी बहुत ही आसान है। देखिए अगला सवाल का भी परिमेयकरण करना है। देखिए अगला सवाल दिया है 2 नंबर पे, दूसरे नंबर पे है, कह रहा है कि 1/, यह दिया है रूट में 7 और माइनस फिर दिया है रूट में 6। इसको कैसे आप हल करेंगे सभी छात्र देखिए। आइए हल करना शुरू किया जाए मेरे भाई। आप लिखेंगे 1/, रूट में 7 और माइनस रूट में क्या 6। हरों का परिमेयकरण करने के लिए कह रहा है, तो देखिए यहाँ से नियम क्या होगा बाबू, रूट में अगर 2 पद दिया हो और प्लस माइनस दिया हो तो उसके लिए नियम बता रहा हूं। हर में देखिएगा रूट में 6 और रूट में 7 2 पद दिया है ना, और क्या दिया है, माइनस दिया है, वही अंक उठा लेना है। प्लस दिया हो तो माइनस कर लेंगे और माइनस दिया हो तो क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। यानी मैं इसी अंक को उठा रहा हूं, सभी छात्र ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रूट में 7 और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हम लगाएंगे प्लस और लिख देंगे रूट में 6। फिर देखिए नीचे वही लिखना है, रूट में 7 प्लस रूट में क्या 6। एक बार और बता दे रहा हूँ, कोई भी सवाल ऐसे दिया हो और रूट में 2 पद हो प्लस माइनस दिया हो तो बेटा जब परिमेयकरण कीजिएगा प्लस दिया हो तो आप माइनस कर दीजिएगा, जब माइनस दिया हो तो प्लस कर दीजिएगा। यानी विपरीत से गुणा कराते हैं अंश और हर में। केवल क्या बदलेंगे, याद रखिए क्या बदलना है, केवल चिन्ह को बदलना है, बाकी वही अंक उतार के गुणा करा लीजिएगा अंश और हर में, ठीक है। चलिए गुणा कराइए। चलिए 1 से जब इसमें आप गुणा कराएंगे रूट में 7 प्लस रूट में 6 तो वही होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतार लीजिए। क्या होगा, रूट में 7 प्लस रूट में 6, ठीक। नीचे चलिए देखिए रूट में 7 है और रूट में 7 है, दोनों समान अंक है तो रूट से रूट में गुणा करेंगे, रूट हटेगा और 2 बार 7 है तो क्या करेंगे, 1 बार 7 कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है या प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। रूट में 6 या रूट में 6 2 बार है, सामान्य अंक है तो रूट से रूट में गुणा करेंगे, रूट हटेगा और 2 बार 6 है तो 1 बार 6 उतार लेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा रूट में 7 प्लस रूट में 6 और इसके नीचे हो गया 1 तो लिखते नहीं है, समझ रहे हैं, ठीक है। यानी हमारा इसको हटाइए, यही हमारा आंसर आ गया। चलिए सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहे हैं, मैं लाइन बाय लाइन करके एक एक करके बता दे रहा हूं। देखिए बेटा अगला जो सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि 1/रूट में 5 दिया है, 1/रूट में दिया है 5 और प्लस 1/, प्लस का दिया है रूट में 2 दिया है। सभी छात्र देखें, दिया है 1/रूट में 5 प्लस 1
एक बटे रूट में 5 प्लस रूट में 2। तो इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, हमने आपसे कहा था कि हर वाले मान को उठा लेते हैं और उसी से अंश और हर में गुणा करा देते हैं, लेकिन चिन्ह बदल देना है, प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। तो लिखिए ऊपर हो गया रूट में 5 माइनस रूट में क्या 2 और नीचे भी हो जाएगा रूट में 5 माइनस रूट में 2। यहाँ पे प्लस था तो हमने क्या कर दिया, माइनस ले लिया। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़िए। जब आप 1 से इसमें गुणा कराएंगे तो ऊपर क्या होगा, रूट में 5 होगा, ठीक है, और माइनस रूट में 2 होगा, बटे में चलिए देखिए रूट में 5 और रूट में 5 दो बार है तो केवल 5 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस रूट में 2 केवल 2, यानी हमारा आंसर आ गया रूट में 5 माइनस रूट में 2 और बटे का 3, यही आंसर आया। चलिए सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले। बेटा आखिरी सवाल देखो क्या कर रहा है, आखिरी नंबर में सवाल दिया है 1 बटे रूट में 7 माइनस का 2 है। इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, सभी छात्र देख ले कैसे हल करेंगे। आप गुणा कराएंगे रूट में 7 प्लस 2 और नीचे भी गुणा कराएंगे रूट में 7 प्लस 2। वही अंक हमने उठाया, माइनस था तो प्लस कर देना है, प्लस होगा तो क्या कर देना है, माइनस कर देना। ये कंसेप्ट बेटा आपको भूलना नहीं है, ठीक है, सभी छात्र याद रखेंगे। चलिए जब 1 से गुणा कराएंगे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रूट में 7 प्लस का 2 होगा, नीचे रूट में 7 क्या होगा, केवल 7, माइनस प्लस माइनस 2 से 2 में गुणा कराइए 4 होगा, यानी हमारा निकल के आ जाएगा रूट में 7 प्लस 2 और बटे में घटा दीजिए, 7 में से 4 जाए 3 आया, यही हमारा आंसर आया। चलिए सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले ले। बेटा शेष हम लोग पढ़ेंगे कल। मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा बेटा अगर मैं आपको जो भी पढ़ाता हूं समझ में आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ।